अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जहां की एपिसोड 47 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। अलमीर और जरमान एक रूम में बैठे थे जहां वो आदमी भी जंजीरों में कैद हुआ बंद था। जब से अलमीर ने जरमान को माही से रिलेटेड ये बात बताई थी, वो परेशानी से माथा मसर रहा था, जबकि सामने वो आदमी बेहोश पड़ा था। माही पर यह दूसरा हमला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा माही से इस शख्स की क्या दुश्मनी हो सकती है। जरमान परेशानी से बोला तो अलमीर ने अपने आदमी को इशारा किया, जिसने पानी से भरी ठंडी यख बाल्टी उस शख्स पर उड़ेली तो वो तकलीफ से बुरी तरह कराहता उठ बैठा। इस बात का जवाब तो यही देगा, अलमीर ने पुरसोच नजरों से उस आदमी को तड़पते देखकर बोला। अपनी जगह से खड़े होते अलमीर उसके करीब गया और उसके बालों को माथे से दबोचा तो वो कराह उठा। इस लड़की से शहरोज गाजी का क्या लिंक है? अलमीर ने उसके आगे माही की तस्वीर करते सवाल किया तो वो बामुश्किल आंखें खोले उसे देखे गया, लेकिन कोशिश की बावजूद भी उसे पहचान न सका। बोल, अलमीर ने मजीद उसके बाल सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेते नोचे तो वो तड़प उठा। मैं नहीं जानता इस लड़की को, मैं नहीं जानता, वो हकलाते हुए बोला तो अलमीर के माथे पर बल पड़े। ये लड़की खूबसूरत है, वो आदमी कराते हुए बोला तो अलमीर के माथे पर बल पड़े, जबकि जरमान जो अपनी जगह पर बैठा इसी को सुन रहा था, उसकी बात पर अपनी जगह से उठा। अलमीर ने उसके मुंह पर अपने भारी हाथ का मुक्का मारा तो वो तड़प कर दूर हुआ। इस हालत में तुझे अपनी जान से ज्यादा खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जरमान के आगे बढ़ने से पहले ही अलमीर ने उसके मुंह पर दोबारा मुक्का मारा तो उसका जबड़ा जो पहले ही कटा हुआ था उससे मजीद खून निकला। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो, वो उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला तो अलमीर ने गुस्से से माथे पर बल डाले उसे देखा। मेरा मतलब ये है कि ये लड़की खूबसूरत है और शहरोज गाजी हर खूबसूरत लड़की को जो उसकी नजरों को भा जाए वो उसे अपनी कैद में ले लेता है। वो तकलीफ से बिलबिलाते हुए बोला तो अलमीर का दिमाग तेजी से चलता रोहा खावर को याद करने लगा। फिर माही और वो यूनिवर्सिटी की लड़कियां, हाँ वाकई वो लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन शहरोज गाजी की तो शादी हो चुकी है। अलमीर ने सवाल किया। हाँ, उसे याद था, यारम ने यही कहा था, वो दोनों शादी कर चुके हैं। नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, वो एक हवस परस्त इंसान है, वो सिर्फ अपना दिल बहलाता है। उसकी बात पर जरमान खान ने पीछे खड़े अपनी मुट्ठियां भेजी थीं। कोई मर्द इस कदर भी सफाक कैसे हो सकता था आखिर? अलमीर अपनी जगह से खड़ा होते जरमान के पास आया था। ये शख्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसे हिरासत में रखो और बाकी मालूमात भी निकलवाओ। मुझे यकीन है ये आहिस्ता आहिस्ता उसका हर ठिकाना बता देगा। जरमान खान ने नफरत अंगेज नजरों से इस शख्स को देखते सर असबात में हिलाया था। मुझे माही से मिलना है। अलमीर की बात पर जरमान जो इस अदम हुए शख्स पर नजरें टिकाए खड़ा था, अलमीर को अजनबी नजरों से देखने लगा। लेकिन क्यों? जरमान के सवाल पर अलमीर ने एक अबरू उठाते उसे देखा। क्योंकि माही से कुछ सवालात करने हैं। और हाला यूसुफ, अलमीर अभी कुछ कहता, लेकिन जरमान की बात पर वो रुका। नूर को मैं खुद सब बता दूंगा, तुम्हें यह तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जरमान खान की बात पर अलमीर ने अपने जबड़े भींजे थे। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, उसके बाप या भाई? अलमीर ने चबा चबा कर कहा तो जरमान का चेहरा सुर्ख पड़ा। दिल किया एक बार फिर इस सामने खड़े शख्स के हसीन नकूश मार मार कर बदल दे।
वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, और रही माही की बात तो मैं खुद उससे बात करके तुम्हें बता दूंगा। जरमान की स्पाट अंदाज में कही बात पर अलमीर ने एक अबरू उठाते उसे देखा। मुझे हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? भूल गए मैं कौन हूं? अलमीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहरबार नजरों से उसे देखा तो जरमान ने भी उसकी स्याह आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि हम इस वक्त प्रोफेशनल और पर्सनल्स को मिक्स कर रहे हैं, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम अपना अंजाम याद रखना। पिछली बार छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगा। जरमान ने उसकी बातों पर बिलबिलाते हुए कहा तो अलमीर ने मजीद एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो दोनों एक दूसरे से दो कदम दूर आंखों में आंखें डाले खड़े थे। इस वक्त मैं सिर्फ इस आग को मिटाने के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका जो मेरे सीने में लगी हुई थी, लेकिन अब अलमीर सिकंदर पर तुम्हारी नजर भी उठ जाए और वो तुम्हें जाने दे तो मेरा नाम बदल देना, जरमान खान। अलमीर की बात पर जरमान खान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट छाई। ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि जरमान खान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और ये मेरी रगों में दौड़ता खान के खून बोल रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या करना चाह रहे हो, इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ अलमीर सिकंदर, प्रोफेशन को पर्सनल से दूर रखो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। जरमान खान अपनी 16 बार निगाहों से उसे वार्न करता पीछे कदम उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि अलमीर ने कहरबार नजरों से उसको जाते देखा था। वो एक बार हाला यूसुफ से मिलना चाहता था, लेकिन बीच में खड़ी जरमान खान नामी दीवार ने उसकी जिंदगी में आग लगा रखी थी। वो जब भी हाला यूसुफ को जरमान के साथ देखता था उसके सीने में आग लग जाती थी। आखिर वो क्यों था उसके करीब? वो उसका कुछ भी नहीं था, फिर भी हाला यूसुफ उसे खुद पर इतना हक कैसे दे सकती थी? अलमीर ने सामने पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर गुस्से में जोर से लात मारी थी कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी। अलमीर और यारम इस वक्त फार्म हाउस में मौजूद थे। वो ऑफिस से निकलता घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे आनी से पता चला था कि उसकी बेगम उनसे यारम के पास्ट के बारे में तफ्तीश कर रही थी, जिसके बाद आनी ने उसे अच्छी खासी बात बता दी थी। लेकिन फिर भी यारम ऐसा नहीं चाहता था। अब वो कैसा रिएक्ट करेगी वो नहीं जानता था। वो बस इस वक्त घर पहुंचना चाहता था ताकि खुद उससे इस बारे में बात कर सके, लेकिन बीच में ही अलमीर की कॉल आ गई थी कि वो उससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। इसलिए वो दोनों अब फार्म हाउस में थे, जहां यारम सोफे पर टांग जमाए सिगरेट फूंक रहा था। उसे अर्शिया की इस वक्त शदीद टेंशन थी, लेकिन अलमीर की वजह से वो यहाँ बैठा था, जबकि अलमीर साहब फिलहाल चेंज करने गए हुए थे। यारम अर्शिया को कॉल मिलाने लगा था जब अलमीर सामने से उसे आता हुआ नजर आया। कॉल का इरादा तर्क करते उसने मोबाइल सामने टेबल पर रखा। कौन सी ऐसी आफत आ गई थी जो इमरजेंसी में तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? यारम ने चिढ़कर बोला तो अलमीर ने एक अबरू उठाते उसे देखा। सही कहते हैं बड़े बूढ़े, शादी के बाद मर्द बीवी का गुलाम बन जाता है। आज देख भी लिया, जैसे तू तड़प रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने पूरी रात के लिए तुझे अपने साथ रोक लिया हो। अलमीर ने उसके देखते तंजिया कहा तो यारम ने भवें भींचते गुस्से से उसे घूरा। बकवास बंद कर, मुझे और अभी जरूरी काम है, तेरी तरह फारिग नहीं रहता हर वक्त। उसने सिर्फ गप्पे हाँकने के लिए बुलाया है, ये सोचते यारम ने उस पर चोट की, जिस पर अलमीर ने तंजिया नजरों से उसे देखा। हाँ हाँ पता है मुझे, जरूरी काम। अर्शिया भाभी के दीवाने अलमीर ने उसकी हालत पर तंज मारा, जो गुस्से से उसे देख रहा था। वैसे सही बता, मोहब्बत हो गई क्या उनसे? अलमीर ने शोक लहजे में पूछा तो यारम का चेहरा फिर से गुस्से की रमक तहलील हुई और चेहरे पर इत्मीनान की चमक बिखर गई। बीवी से मोहब्बत करना अच्छी बात है। यारम ने टांग पर टांग चढ़ाए मुस्कुराते हुए कहा,
तो अलमीर ने दाद देती नजरों से उसे देखा। वाह भाई, मोहब्बत का एतराफ भी कर रहा है मेरा शेर, अलमीर ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। तो यारम ने उसकी बच्चों जैसी बात पर आंखें घुमाई। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो और जल्दी बोलो, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? यारम ने याद आने पर फिर झंझलाते हुए कहा। तो अलमीर भी संजीदा होते आगे को होकर बैठा। देख यारम, मैं बहुत संजीदा बात करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, अलमीर ने संजीदगी से कहा। तो यारम भी संजीदा होते उसके चेहरे पर नजरें टिका गया। खैरियत? यारम के पूछने पर अलमीर खामोश नजरों से उसे देखने लगा। तुमने अभी मेरे सामने एतराफ किया है कि तुम अर्शिया भाभी से मोहब्बत करते हो, अलमीर ने उसे बताना जरूरी समझा। जबकि यारम ने उलझकर उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपने पास्ट से बाहर आए, अर्शिया भाभी से शादी की और अब तुम उनके साथ खुश हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि रोहा खावर शहरोज गाजी की बीवी नहीं है तो तुम क्या करोगे? अलमीर सिकंदर ने बात की थी गोया यारम सुल्तान पर इस फार्म हाउस की छत आ गिरी थी। शहरोज गाजी और कोई नहीं, तुम्हारे पार्टनर शाहनवाज गाजी का इकलौता बेटा है। अलमीर ने एक और धमाका उसके सर पर किया था। शहरोज गाजी एक रेपिस्ट है जो हर खूबसूरती को कैद करके उस पर अपनी वहशत को रकम करता है और उसके बाद उन लड़कियों को कोठे पर बेच देता है। अलमीर ने यारम के तासरात देखते एक और धमाका उसके सर पर किया था, जबकि यारम की पूरी जात जल्जलों की जद में आ गई थी। वो बर्फ की मानित साख्त होते उसे देख रहा था और जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक शहरोज ने रोहा से शादी नहीं की थी। एक और बात थी, एक और धमाका था और हमने उस कोठे पर रेड मारी थी। वहां से काफी लड़कियां बरामद हुई हैं, लेकिन रोहा, उसका कोई पता नहीं है। वो कहाँ है? शहरोज के पास है या वो उसे किसी और को? अलमीर से यारम के तासरात देख आगे के अल्फाज अदा न किए गए थे, जबकि यारम की शदीद सुर्ख आंखें धुंधलाई थीं, जिन्हें उसने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे से जज्ब किया था लेकिन बहने नहीं दिया था। इतने सालों बाद, हाँ, आज इतने सालों बाद उसकी आंख फिर नम हुई थी। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? हाँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। क्या उसने तुमसे कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझसे भी ज्यादा। मैं थूकती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर यारम सुल्तान। यारम के दिमाग में उसके अल्फाज गूंजे थे। उसने उसकी मोहब्बत और वफा को लात मारते ऐसे शख्स का चुनाव किया था। कहाँ थी वो अब? किस हाल में थी? अगर वो उसके निकाह में नहीं थी तो इतने साल वो कहाँ थी? उसकी आनी कैसे बर्दाश्त करेंगी ये बात तो उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? यारम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अचानक उसका दम घुटने लगा था। उस आबो हवा से उसे देख अलमीर भी अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वो समझ सकता था उसकी हालत। इन 5 सालों में उन्होंने यारम का हर रूप देखा था। तुम ठीक हो? अलमीर उसके करीब आते बोला तो यारम ने सुर्ख चेहरे के साथ सर अस्पात में हिलाया। कहाँ है अब वो? यारम ने भारी दिल के साथ अलमीर की आंखों में देखते सवाल किया। अलमीर ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं जानता अभी वो कहाँ है, लेकिन हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। लेकिन तुम मेंटली तौर पर रेडी रहना हर चीज के लिए। हम कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत घटिया शख्स है, अलमीर ने उसे समझाते हुए कहा। तो यारम की सुर्ख आंखें मजीद अंगारा हुई। शहरोज गाजी एक दरिंदा था और उसकी नजरों से टपकती वहशत से यारम हमेशा से अच्छी तरह वाकिफ था। शहरोज गाजी के बारे में क्या पता चला है? कहाँ है वो? यारम की सर्द आवाज गूंजी तो अलमीर ने नफी में सर हिलाया। अभी तो कुछ नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन बहुत जल्द उसके ठिकाने तक भी पहुंच जाऊंगा, अलमीर ने पुरअज़म सोच के साथ कहा था, जबकि
यारम को शदीद तरीन नफरत महसूस हुई थी उस शख्स से। अगर जो सोचा जा रहा था वही हकीकत थी तो शहरोज गाजी की मौत यारम सुल्तान के हाथों तय होगी। यारम ने आंखें बंद करते गहरी सांस भरी और अपने सुर्ख चेहरे पर दोनों हाथ फेरते वो सोफे पर ढह सा गया और सर सोफे पर टिका गया। जहन के पर्दों पर 5 साल पहले की हर बात लहराई थी, लेकिन आखिर में अर्शिया राना का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया तो वो झट से अपनी आंखें खोल गया। सना बेगम अर्शिया को बता चुकी थी, ये बात भी जहन में धमाके से कम ना हुई थी। वो फौरन से अपनी जगह से उठा और अपना कोट उठाया। इस मुतालिक आगे कुछ भी पता चले मुझे जरूर बताना, यारम ने सर्द अंदाज में कहा तो अलमीर ने सर अस्बात में हिलाया तो यारम वहां से निकलता चला गया। वो आंधियों की जद में यहां से निकलता चला गया था, लेकिन नहीं जानता था घर पर एक भयानक तूफान उसका मुंतजिर होगा। वो तेजी से ड्राइविंग करता घर पहुंचा था। वो हरगिज भी नहीं जानता था कि इस बारे में अर्शिया जैसी जज्बाती लड़की को इल्म है। वो उसे अच्छी तरह जानता था। वो यारम सुल्तान के लिए अपनी जान दे भी सकती थी और उसके करीब जाने वाले शख्स की जान ले भी सकती थी। वो घर पहुंचा तो घर में मामूल के मुताबिक कोई चहल पहल ना थी। वो हमेशा सबसे पहले आनी के रूम में जाता था, लेकिन इस बार वो सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख ठटक कर रुका। स्किन कलर की फ्रॉक पहने जिसका दुपट्टा बेड पर रखा था, सारे बालों को समेटकर आगे कंधे पर डाले वो पुरसकून सी बालों को सुलझा रही थी, जबकि उसकी पुश्त पर लगी डोरियां खुली थीं जिनको बांधने की जहमत ना की गई थी। वैसे भी पीछे का गला गहरा ना था, क्योंकि अब वो ड्रेसिंग हमेशा यारम की पसंद को मद्देनजर रखते हुए करती थी। यारम हैरत ज़दा सा दरवाज़ा बंद कर गया था, क्योंकि अर्शिया के अंदाज खिलाफ तवक्को थे। अगर वो सब सच जान गई थी तो वो इस तरह आम क्यों बिहेव कर रही थी। यारम खामोशी से भारी कदम उठाता उसके करीब जाने लगा, जबकि वो उसकी मौजूदगी को जानकर भी नज़रअंदाज करती। बिना एक नज़र भी उस पर डाले अपने बालों को सुकून से सुलझा रही थी जो बड़े हो रहे थे। वो अर्शिया जिसे बाल बढ़ाने से चिढ़ थी, आज वो यारम सुल्तान की पसंद में ढलते बाल भी बढ़ा रही थी। मुश्किल हो रही थी इन्हें सुलझाने में बनाने में, लेकिन अगर यारम को पसंद थे तो वो क्यों ना करती। यारम उसके पीछे आंकड़ा हुआ और खामोश नजरों से उसे देखने लगा, जो बिल्कुल उसे नजरअंदाज कर रही थी। यारम के माथे पर एक बल पड़ा। अब उसे वाकई लग रहा था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सामने खड़ा था और अर्शिया उसे नजरअंदाज कर रही थी। ये बात हजम करने लायक नहीं थी। यारम ने मसनूई खांस से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इग्नोर करती बाल सुलझाने में लगी रही। मैं सुलझा दूं? यारम ने खामोशी तोड़ते खुद ही पहल की, लेकिन अब वो अपने बालों को कमर पर झटक गई और पुरसकून सी बाल एक दफा हवा में लहराते अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाकर कान से लगाती वो पलटती यारम के बराबर से निकल गई। यारम जो उससे खुलकर बात करना चाह रहा था, उसका ऐसा इग्नोरेंस भरा अंदाज देखते उसका गुस्सा ऊठ कर आया था। डैम इट, बात करनी है तुमसे, इग्नोर करना बंद करो। यारम ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर जोर से फेंका तो वो टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, जबकि यारम गुस्से से उसे देख रहा था। एक तो पहले ही अलमीर ने जो सब उसे बताया था, उसके बाद वो इतना परेशान था और ऊपर से इस बात की टेंशन अलग थी कि अर्शिया सब जान चुकी है। इस पर वो उससे बात करने के बजाय उसे नखरे दिखा रही थी, इग्नोर कर रही थी। यारम की बर्दाश्त आजमाती थी हमेशा ये लड़की, जबकि उसके बरअक्स अर्शिया को पूरे सुकून से खड़ी थी। वो उसका मोबाइल तोड़ चुका था, उस पर चीखा था, लेकिन वो अब सुकून से खड़ी उसे देख रही थी। आर यू इन योर सेंसेस? यारम सुल्तान को तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। वो गुस्से से हो रहा था, उसका बाजू दबोचते बोला तो अर्शिया ने
ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے پرفیوم کی ایک بوتل کو اٹھاتے اس کے قدموں میں پھینکا کہ اس کی مہک پورے کمرے کو خوشبو سے مہکا گئی تھی۔ میں بھی عرشیہ ہوں، عرشیہ یارم سلطان، مجھے بھی آپ اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ وہ بھی غصے سے چلائی تو یارم نے جبڑے بھینچے اس لڑکی کی جرأت کو دیکھا تھا۔ واقعی اس دنیا میں ایک وہی تھی جس کی فضول باتیں چیخو پکار وہ برداشت کر جاتا تھا، ورنہ یارم کے روب دیکھ کس کی ہمت تھی کہ آواز بھی اٹھائے اس کے سامنے۔ جھوٹ بولا، مجھ سے جھوٹ بولا ہے آپ نے، وہ اس کے قریب آتے سرد انداز میں بولی تو یارم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا تھا ان سمندر سی گہری آنکھوں میں میں نے بہت تکلیف دیکھی ہے، میں نے وہ کرب محسوس کیا ہے ان آنکھوں کا، لیکن آپ نے جھوٹ کہا نا، جن آنکھوں کو دیکھ کر ہی مجھے کسی محبت کا اندیشہ ہو گیا تھا، اس احساس کو آپ نے مجھ سے چھپا کر جھوٹ کہا نا۔ عرشیہ دھیمی شکوہ کنا انداز میں بولی، جبکہ اس کی آنکھوں میں جلن کی چنگاریاں صاف بھڑکتی دیکھی تھی یارم نے۔ یارم نے آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھری اور اس کے قریب قدم بڑھاتے اسے اپنے حصار میں کیا اور اس کا سر سینے سے لگایا۔ وہ بھی خاموشی سے چپ چاپ اس کے حصار میں آ قید ہوئی۔ یارم نے اس کے بالوں میں انگلیاں دیتے اس کی جڑوں کو سہلایا، گویا یہ کرنے سے اسے خود سکون مل رہا تھا۔ وہ بات پہلے کی تھی، تب بھی یہ محبت نہیں تھی، بے وفائی کی تکلیف تھی جو میں بھولتا نہیں تھا، لیکن اب میرے دل میں کوئی احساس نہیں ہے۔ کیا تمہیں یارم پر بھروسہ نہیں ہے؟ یارم نے اس سے نرمی سے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی، بس اس کے سینے پر سر ٹکائے، نظریں سامنے دیوار پر ٹکائے کسی غیر مرئی نقطے پر سوچنے لگی۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہوگی، لیکن مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے اس سے، کیونکہ آپ نے اس سے محبت کی۔ کاش وہ اس دنیا میں نہ ہوتی تو آپ صرف میرے ہوتے۔ وہ سلگتے ہوئے انداز میں بولی تو یارم نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی، ورنہ میں حسد کی آگ میں جل جل کر مر جاؤں گی یا پھر اسے مار دوں گی۔ اس کی بات پر یارم نے اس کا سر سینے سے اٹھاتے اسے ان نظروں سے دیکھا گویا وہ اسے ابھی جان سے مار دے گا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو موت سے کہاں ڈر لگتا تھا، جبکہ یارم کے دل میں ایک انجانے سے ڈر نے بسیرا کیا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ عرشیہ کو اسی دن روحا کی قید کے بارے میں پتا چلا جب یارم کو اس کی آزادی کا پتا چلا تھا۔ کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میری ذات پر، میرے وجود پر تمہارا اختیار ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ یارم نے اس کے بالوں کو جو عرشیہ کے دونوں کندھے پہ آ کر بکھر گئے تھے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے آپ پورے کے پورے چاہیے، ورنہ مجھے ذرا سا بھی نہیں چاہیے، عرشیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا تو یارم نے اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا۔ لیکن مجھے تم ہر حال میں چاہیے ہو، تمہاری پوری زندگی صرف ایک ہی شخص کے حصار میں گزرے گی اور وہ ہے یارم سلطان۔ یارم انجانے میں اسے اپنی پوری زندگی کی ڈور تھما گیا تھا۔ میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، بہت دور، کیونکہ جب محبت بے پناہ ہو تو ہر تیسرا شخص زہر لگتا ہے۔ عرشیہ اس کی ابری ہوئی ہڈی پر اپنی انگلیاں سرسراتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی کہ یارم نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے بالوں کو ہلکی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ خبردار، دور جانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم نے ایک قدم بھی سلطان ولا سے اس نیت کے ساتھ نکالا تو یاد رکھنا مسز یارم سلطان، وہ ایک لمحے کو ٹھہرتا سرسراتے لہجے میں اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ رکھتے بولا، اس طرح تمہاری جان اس جسم سے نکالوں گا کہ خوف کھاؤ گی اس دن سے جب یارم سلطان تمہاری آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس طرح اپنی پناہوں کی چار دیواری میں قید کروں گا کہ تم سے سانس لینا دوبھر ہو جائے گا۔ وہ ناک اس کے کان پر سہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولتا، اس کے جسم سے خون خشک کر گیا تھا۔ اور پھر تم تو جانتی ہو نا یارم سلطان کی قربت جھیلنا تمہارے لیے کس قدر مشکل ہے، اس لیے ڈرو اس دن سے اور خود پر رحم کھاؤ۔
जो चीज़ आम अंदाज में सहना मुश्किल है उसे मजीद खुद के लिए मुश्किल मत बनाना, क्योंकि इस मामले में मैं यारम सुल्तान तुम्हें बख्शेगा नहीं। यारम उसकी जान अपने लफ्ज़ों से ही खींचने लगा था कि वो उसके लफ्ज़ों और उसके अंदाज पर काम कर रह गई थी। वो उससे ज़रा दूर होता उसके माथे पर अकीदत से भरपूर बोसा देते, उससे दूर हुआ तो वो नज़रों का जाविया उससे मोड़ती गहरी सांस भरकर रह गई थी। ये शख्स वाकई उसके लिए डेंजर साबित होगा। यारम उसकी हालत पर तंजिया मुस्कुराया और पलटकर कमरे से निकलता चला गया, जबकि वो पीछे उसकी बातों को सोचती गहरी सोच में डूब गई थी। सना बेगम ने कहा था उनकी बेटी जहां भी होगी खुशी होगी, तभी वो 5 साल में पलटकर कभी वापस नहीं आई। और वैसे भी यारम तो उसका शौहर था ना, पूरा का पूरा उसका था, तो फिर उसे कैसा डर, वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे यकीन था। सर, गेस्ट रूम में मिस्टर श्याम राणा आए हैं, आपका वेट कर रहे हैं, मेड ने आकर उसे बताया तो वो चौंकते सर अस्पात में हिला गया था। वो क्यों आया होगा, शायद अपनी बहन से मिलने। ठीक है, तुम अर्शिया मैडम को इन्फॉर्म कर दो, यारम ने मेड से कहा तो वो उसका हुक्म सुनती फौरन वहां से चली गई, जबकि यारम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वो भारी कदमों की छाप छोड़ते गेस्ट रूम की तरफ पहुंचा तो दरवाजे पर ही उसके कदम थमे। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार किया था, गोया पूरा जिस्म जल्जलों की जद में आया था। वो साख्त सा खड़ा सामने खड़ी हस्ती को देख रहा था। उसे लगा था वो कोई ख्वाब है। हाँ, यकीनन वो ख्वाब थी, क्योंकि हकीकत में वो यहाँ कभी नहीं आ सकती। जबकि सना बेगम भी दूर से आती श्याम को अंदर खड़े देख मुस्कुराई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो उसके पीछे बैठे वजूद को देख उन पर गोया घर की छत आ गिरी थी। आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला था, रोहा